पुराने जमाने की बात है। ऐसे दिन जब गांव की कच्ची गलियां और कस्बों की छोटी मंडियां लोगों की जिंदगी का मरकज हुआ करती थीं। ना बिजली का शोर था, ना मशीनों की आवाज, बल्कि जिंदगी का हर लम्हा इंसान और फितरत के बीच सीधा सा ताल्लुक रखता था। इसी दौर में एक कस्बा आबाद था। कस्बा बज़ाहिर छोटा था, मगर यहाँ के लोग बड़े दिल वाले और सादा तबीयत के थे। उन्हीं लोगों के बीच 3 दोस्त रहते थे जो अपने वक्त के सबसे ज्यादा चालाक और चालबाज माने जाते थे। उनके नाम थे शाहनवाज, काशिफ, बिलाल। तीनों की दोस्ती बचपन से थी। शुरू में ये दूसरे बच्चों की तरह खेल कूद में मसरूफ रहते, लेकिन जैसे जैसे बड़े हुए उनकी आदतें बदलती गईं। जहां दूसरे नौजवान मेहनत मजदूरी सीखते या कारोबार करते, ये तीनों दूसरों को धोखा देने के तरीके सीखते। तीनों की शख्सियत। शाहनवाज सबसे ज्यादा बातूनी और एतमाद से झूठ बोलने वाला था। वो अपनी जुबान और अंदाज से दूसरों को फौरन यकीन दिला देता। काशिफ हिसाब किताब में तेज था। वो हमेशा मंसूबा बनाता और बाकी दोनों इस पर अमल करते। बिलाल थोड़ा कम बोलता, मगर उसके दिमाग में हमेशा नई तरकीबें आती थीं। लोग उन्हें देखकर कहते, ये तीनों अगर अपनी अक्ल सीधे रास्ते में लगाते तो बड़े आदमी बनते। मगर अफसोस, ये अपनी चालाकी बर्बादी की तरफ ले जा रहे हैं। पहला खेल, ताजिर को बेवकूफ बनाना। कस्बे में एक मशहूर ताजिर रहता था। इसके पास कीमती कपड़े आते जिन्हें वो बड़े बड़े शहरों में बेचता। एक दिन तीनों दोस्तों ने सोचा कि क्यों ना इस ताजिर को बेवकूफ बनाया जाए। शाहनवाज ने कहा, देखो, ये ताजिर बड़ा मुअज़्ज़ज़ है मगर भूला भी है। अगर हम उसके कपड़ों को नकली साबित कर दें तो वो खुद शक में आ जाएगा और माल सस्ता बेच देगा। काशिफ ने हंसकर कहा, बिल्कुल, पहले बिलाल जाएगा, फिर मैं और आखिर में शाहनवाज। तीनों एक ही बात करेंगे ताकि इसे लगे कि सब सच बोल रहे हैं। बिलाल सबसे पहले दुकान पर गया। इसने कपड़े को हाथ में लिया और बोला, अरे ये कपड़ा तो बिल्कुल कमजोर लग रहा है। देखने में तो कीमती है, मगर धूप में रंग अलिफाड़ जाएगा। मेरा मशवरा है कि आप इसकी कीमत कम रखें, वरना लोग धोखा खा जाएंगे। ताजिर हैरान रह गया। इसने कहा, नहीं साहिब, ये कपड़ा असली है। बिलाल हंसते हुए चला गया। कुछ देर बाद काशिफ आया। इसने भी कपड़े को उल्टा सीध देखते हुए कहा, यह तो बड़ा अजीब कपड़ा है। मेरे दोस्त ने भी यही कहा था कि यह नकली लगता है। मैंने सोचा खुद आकर देख लूं। ताजिर का चेहरा मुतफक्किर हो गया। वो सोचने लगा कि 2 अलग अलग गाहक एक जैसी बात क्यों कर रहे हैं। आखिर में शाहनवाज आया। इसने बड़े एतमाद से कहा, मैंने दिल्ली में यही कपड़ा देखा है, मगर वो बहुत मजबूत था। ये जरूर नकली है क्योंकि इसका मेयार अलग था। अब ताजिर बिल्कुल शक में पड़ गया। इसने खुद कपड़े को खींच कर देखा और कांपती आवाज में बोला, शायद तुम लोग ठीक कहते हो। अच्छा, अगर तुम लेना चाहते हो तो मैं ये आधी कीमत पर बेच देता हूं। यूं तीनों दोस्त कपड़ा खरीदकर हंसते हुए दुकान से निकले। उन्हें यकीन था कि उनकी चालाकी कामयाब हो गई है। कस्बे के लोग। जब यह खबर कस्बे में फैली तो लोग सर पकड़ कर रह गए। कुछ ने कहा, यह ताजिर खुद ही कमजोर दिल है, तभी धोखे में आ गया। दूसरे बोले, असल में ये तीनों इतने शातिर हैं कि कोई उनके झूठ को पहचान ही नहीं सकता। लेकिन एक बुजुर्ग ने खामोशी से कहा, धोखे की बुनियाद पर खुशी ज्यादा देर कायम नहीं रहती। वक्त आएगा ये अपनी चालाकी का फल खुद खाएंगे। चालाक तीनों दोस्त अपनी पहली कामयाबी पर बहुत खुश थे। कपड़ा सस्ता खरीदकर उन्होंने बेचा और कुछ दिनों के लिए ऐश कर लिया। मगर इंसान की फितरत है कि लालच कभी खत्म नहीं होती। जो एक बार धोखा देने में कामयाब हो जाए, वो बार बार नए जाल बिछाने लगता है। खजाने की खबर। एक दिन बिलाल ने कस्बे की मंडी में एक अजनबी को आहिस्ता आहिस्ता बात करते सुना। वो अजनबी कुछ यूं कह रहा था, जंगल के बीच एक पुराना कुनवा है। पुराने जमाने में वहां डाकू अपना खजाना छुपा कर गए थे। कहा जाता है कि इस कुनवे के अंदर आज भी सोने के सिक्के मौजूद हैं। मगर वहां जाना आसान नहीं। रात के वक्त अजीब आवाजें आती हैं। लोग कहते हैं कि वो जगह आसिफ ज़दा है।
بلال کے کان کھڑے ہو گئے۔ اس نے فوراً واپس آکر شاہنواز اور کاشف کو خبر سنائی۔ کاشف کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ اگر یہ بات سچ ہے تو ہم سب کی قسمت بدل جائے گی۔ سونا مل گیا تو ہمیں زندگی بھر محنت کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ شاہنواز نے قہقہا لگایا۔ لوگ کہتے ہیں آصف زدہ ہے، ہمیں کون سا بھوت ڈراتا ہے؟ ہم 3 ہیں اور 3 کی عقل مل کر ہر بلا کو مات دے سکتی ہے۔ یوں تینوں نے فیصلہ کیا کہ اگلی رات جنگل کی طرف روانہ ہوں گے۔ جنگل کی خاموشی۔ رات اندھیری تھی۔ آسمان پر بادلوں کی تہ چھائی ہوئی تھی اور کبھی کبھی الو کی آواز گونج اٹھتی۔ تینوں نے ہاتھوں میں مشلیں تھام رکھی تھیں اور آہستہ آہستہ جنگل کی پگڈنڈی پر بڑھ رہے تھے۔ بلال گھبراہٹ میں بولا، یہ درخت کتنے اونچے لگ رہے ہیں، جیسے اندھیرے میں دیو کھڑے ہوں۔ کاشف نے ہنس کر کہا، ڈرنے کی ضرورت نہیں، یاد رکھو ہم خزانہ لینے جا رہے ہیں۔ جو دولت کا شوقین ہو اسے اندھیرے اور آصف کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ شاہنواز نے بھی زور سے کہا، ہاں یاد رکھو، جو ہمت کرے گا وہی پائے گا۔ تینوں آگے بڑھتے گئے۔ آخرکار وہ ایک پرانے کنویں کے قریب پہنچے۔ کنواں بوسیدہ تھا، اس کے ارد گرد کانٹے دار جھاڑیاں اگ آئی تھیں۔ کنویں کے دہانے سے ٹھنڈی ہوا نکل رہی تھی اور اندر اندھیرا گھپ تھا۔ کھدائی اور صندوق۔ کچھ دیر کے بعد تینوں نے کھدائی شروع کر دی۔ زمین سخت تھی لیکن ان کا حوصلہ بلند۔ گھنٹوں کی محنت کے بعد اچانک ان کے ہاتھوں کو کچھ لکڑی جیسا سخت لگا۔ انہوں نے مٹی ہٹائی اور حیرت سے دیکھا کہ واقعی ایک پرانا صندوق دفن تھا۔ شاہنواز خوشی سے اچھل پڑا، یہی ہے، یہی خزانہ ہے۔ بلال نے جلدی سے صندوق کو باہر کھینچا۔ تینوں نے مل کر ڈھکن کھولا تو اندر سونے کے سکے جگمگا رہے تھے، چمک ایسی کہ جیسے سورج کی کرنیں اندھیرے میں قید ہوں۔ کاشف کی آواز کانپ گئی، یہ تو ہماری سوچ سے بھی زیادہ ہے۔ اگر یہ سب بیچ دیا تو ہم ہر جگہ محل بنا سکتے ہیں، اونٹوں پر سفر کر سکتے ہیں اور کوئی ہماری طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ سکے گا۔ بلال کے چہرے پر خوشی اور لالچ کی ملی جلی لکیریں تھیں۔ وہ بولا، ہاں یہ خزانہ ہمیں دنیا کے امیر ترین لوگوں میں شامل کر دے گا۔ لالچ کا کھیل، مگر جہاں خزانہ ہو وہاں لالچ بھی ساتھ آتا ہے۔ ان کے دلوں میں بھی وہی ہوا۔ تینوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں جھانک رہے تھے جیسے دلوں کے راز سمجھ رہے ہوں۔ شاہنواز نے آہستہ آواز میں کہا، یہ خزانہ 3 حصوں میں بانٹیں گے۔ کاشف نے کہا، ہاں، مگر سوچو اگر یہ صرف 2 حصوں میں بٹے تو کتنا زیادہ ہوگا۔ یہ بات سن کر دونوں نے ایک دوسرے کو معنی خیز نظروں سے دیکھا۔ بلال خاموش رہا مگر اس کے دل میں بھی عجیب خیالات اٹھنے لگے۔ کچھ دیر سوچ بچار کے بعد شاہنواز نے کہا، چلو پہلے کچھ کھانے کا انتظام کریں، اتنی محنت کے بعد بھوک بھی لگ رہی ہے۔ بلال تم قریبی بستی سے کھانے کا کچھ سامان لے آؤ، ہم یہاں صندوق کی نگرانی کرتے ہیں۔ بلال نے اس بات میں سر ہلایا اور روانہ ہو گیا۔ بلال کی نیت۔ جب بلال تنہا چل رہا تھا اس کے دل میں شیطان نے سرگوشیاں شروع کیں۔ کیوں نہ میں ہی یہ سارا خزانہ لے لوں؟ یہ دونوں تو میرا حصہ بھی کھا جائیں گے۔ اگر میں کھانے میں زہر ملا دوں تو یہ دونوں مر جائیں گے اور سونا صرف میرا ہو جائے گا۔ بلال کے قدم تیز ہو گئے۔ وہ بستی پہنچا اور کھانے پینے کا سامان خریدا، ساتھ ہی زہر بھی حاصل کر لیا۔ اس نے کھانے میں زہر ملا دیا اور خوشی خوشی واپس چل پڑا۔ شاہنواز اور کاشف کا منصوبہ۔ ادھر جنگل میں شاہنواز اور کاشف بھی باتیں کر رہے تھے۔ شاہنواز نے سرگوشی کی، کاشف سوچو، بلال واپس آئے گا تو ہم اسے مار ڈالیں گے، پھر یہ خزانہ آدھا آدھا تقسیم ہو جائے گا۔ کاشف نے ہنستے ہوئے کہا، بالکل، 1 کاٹ 2 باقی ہم دونوں بانٹ لیں گے۔ بلال سمجھتا ہے کہ ہم اس کے دوست ہیں مگر اصل میں دوستی دولت کے آگے ٹک نہیں سکتی۔ یوں تینوں دوست اپنے اپنے جا۔ بلال کے قدم تیز تھے۔ اس کے دل میں ایک ہی خیال بار بار گونج رہا تھا، جب شاہنواز اور کاشف یہ زہریلا کھانا کھائیں گے تو وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گے، پھر یہ سارا سونا میرا ہوگا۔
मैं कस्बे का सबसे बड़ा ताजिर बनूंगा, लोग मेरा नाम इज्जत से लेंगे। वो खुशी खुशी खाना थामे वापस जंगल की तरफ बढ़ रहा था। इसके चेहरे पर एक अजब सी मुस्कुराहट थी, ऐसी मुस्कुराहट जो लालच और धोखे की निशानी थी। जंगल का सन्नाटा। दूसरी तरफ शाहनवाज और काशिफ संदूक के पास बैठे इंतजार कर रहे थे। जंगल में हो का आलम था। कभी कभी हुआ कि झोंड के दरख्तों की शाखों को हिलाते और कभी दूर से जानवरों की आवाज सुनाई देती, मगर दोनों के दिल में सिर्फ एक ही बात थी, बिलाल वापस आएगा तो हम इसे खत्म कर देंगे। काशिफ ने अपनी छुरी निकालकर तेज करते हुए कहा, सोचो शाहनवाज, आज के बाद हमारी जिंदगी बदल जाएगी। ना गुर्बत ना मेहनत, बस दौलत ही दौलत। शाहनवाज ने कहकहा लगाया, हाँ, लोग हमें हमेशा चालाक कहते थे, मगर अब वो हमें अमीर और ताकतवर कहेंगे। बिलाल की किस्मत आज यहां खत्म होगी। बिलाल की वापसी। कुछ देर बाद बिलाल की आवाज सुनाई दी, दोस्तों, मैं खाने का सामान ले आया हूं, आओ सब मिलकर खाएं। वो मुस्कुराते हुए उनके करीब आया। इसने खाना जमीन पर रखा और तीनों के सामने थोड़ा सा बिछा दिया, लेकिन जैसे ही बिलाल झुका, शाहनवाज और काशिफ ने इसे दबोच लिया। बिलाल ने चीखने की कोशिश की, मगर दोनों की ताकत के आगे न टुक सका। कुछ ही लम्हों में वो बेजान जमीन पर गिरा हुआ था। काशिफ ने कहकहा लगाया, अब देखो, एक दुश्मन कम हो गया, अब ये सूना हमारा है। शाहनवाज ने कहा, आओ अब खाना खाएं। इतनी मेहनत और ये सब खेल के बाद भूख लग गई है। जहरीला खाना। दोनों ने मिलकर खाना शुरू कर दिया। पहली लुकमा ही मुंह में डाली तो अजीब सा जायका महसूस हुआ, मगर भूख के मारे वो खाते गए। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि उनके जिस्म में कपकपी दौड़ गई, हाथ कांपने लगे, सांस अटकने लगी और आंखों के सामने अंधेरा छा गया। काशिफ हांफते हुए बोला, ये क्या हो रहा है? शाहनवाज ने तड़पते हुए कहा, ये खाना जहरीला है। दोनों जमीन पर गिरकर तड़पने लगे। कुछ ही लम्हों में वो भी हमेशा के लिए खामोश हो गए। अब मंजर कुछ यूं था। पुराने जंगल के बीच कुनवे के पास 3 लाशें पड़ी थीं। बिलाल, शाहनवाज और काशिफ, तीनों जो हमेशा दूसरों को धोखा देते थे, अपनी ही चालाकी के जाल में फंस गए। संदूक अभी भी वहीं मौजूद था, सोने के सके अंधेरे में जगमगा रहे थे, मगर अब उन पर कोई दावा करने वाला ना रहा। खजाना जीत गया और इंसान अपनी लालच में हार गए। सुबह जब कुछ लकड़हारे जंगल में आए तो ये मंजर देखकर उनके होश उड़ गए। उन्होंने देखा कि तीनों दोस्त मरे पड़े हैं और एक संदूक सोने से भरा हुआ है। उन्होंने खबर कस्बे में पहुंचाई। लोग दौड़ते हुए जंगल की तरफ आए। हर शख्स हैरान था, कोई समझ नहीं पा रहा था कि यह हुआ कैसे। कस्बे के बुजुर्ग भी वहां पहुंचे। वो कुछ देर खामोश खड़े रहे, फिर गहरी आह भरी और बोले, मैंने कहा था कि धोखे की बुनियाद पर खुशी ज्यादा देर कायम नहीं रहती। ये तीनों अपनी अक्ल पर नाज करते थे, मगर इंसान की अक्ल लालच के आगे हमेशा हार जाती है। देखो, खजाना अब भी वैसा का वैसा है, मगर वो लोग जो उसके पीछे अंधे हो गए थे, जमीन में दफन हो गए। कस्बे के लोग ये वाकया बरसों याद करते रहे। बच्चों को बताया जाता, देखो ये है धोखे का अंजाम। जो दूसरों को धोखा देता है, आखिरकार वो खुद अपने ही धोखे का शिकार हो जाता है।